तो जुर्म की दुनिया वाकई अजीब है। कई बार जो हमें दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। ये कत्ल की कहानी भी वैसे ही है। जिस शख्स की मौत होती है मौके से ही उसकी लाश भी मिल जाती है और सुसाइड नोट भी। वहाँ से मौत की सबूत भी मिलती है और सुसाइड की वजह भी मिल जाती है। इन सब को देखकर पुलिस भी मान लेती है कि ये आत्महत्या का ही केस है। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद जब रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगती है तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। अब पुलिस फिर से तफ्तीश शुरू करती है और उसके बाद जो कहानी सामने आती है वो दिल दहला देने वाली कहानी है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल, साल 2019, तारीख 29 जून। इस दिन पैरोल पर निकले कैदी को वापस लौटना था। 14 दिन के पैरोल पर जाने के बाद जेल प्रशासन भी उसका लौटने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तभी लोकल पुलिस के ज़रिए जेल प्रशासन को खबर मिलती है कि जिस व्यक्ति को आज वापस आना था उसने आत्महत्या कर लिया है और वहाँ पर एक सुसाइड नोट भी मिला है। हत्या के केस में उम्र कैद की सज़ा मिलने और जेल की ज़िंदगी से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर लिया है। लोकल पुलिस ने बताया कि कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें हैंड राइटिंग भी उसी की ही है और मौत की वजह भी बताई है। इसलिए अब उसके शव को पोस्टमार्टम कराकर उसके केस को बंद करने की तैयारी है। ये जानकर प्रशासन भी उस कैदी का केस बंद करने का इंतज़ार करने लगे। जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम राजेश था और उसकी उम्र लगभग 34 साल थी। वो मध्य प्रदेश के भोपाल के नीलबढ़ एरिया के हरिनगर के रहने वाला था। इस पर हत्या के आरोप में 2014 में केस दर्ज किया था। इसी वजह से वो 2 साल से जेल में ही रह रहा था और 2016 में उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। कुछ ही दिन बाद राजेश के पिता की मौत हो जाती है, इसलिए उसको 14 दिन की पैरोल मिलती है। वो पैरोल के लिए घर आया था और 29 जून को उसको पैरोल पूरा करके जेल लौटना था। लेकिन 29 जून के सुबह ही उसके घर में आग भड़कने लगी और पूरा घर जलकर राख हो गया। तभी आस पड़ोस के लोग पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस की टीम आई और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मंगाई थी जिससे आग को काबू में लिया। लेकिन उसमें एक व्यक्ति बहुत ही बुरी तरह से जल चुका था। देखकर ही वो मरा हुआ लग रहा था। लेकिन पुलिस आखिरी उम्मीद में भी उसको अस्पताल ले गया और वहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उसे एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें साफ लिखा हुआ था कि सुसाइड की वजह कोई नहीं है, वो खुद है। उसने लिखा था कि आखिरी उम्मीद उसको जेल से रिहा करने की उसका पापा है, लेकिन वो भी गुजर गए। अब उसे कोई भी जेल से नहीं निकाल सकता, इसलिए उसने ये आत्महत्या करने का फ़ैसला लिया। अब ये सुसाइड नोट के आधार पर ही भोपाल पुलिस ने फ़ैसला लिया और शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया और सबको लगा कि ये सच में सुसाइड का ही केस है और उसका केस बंद करने का सोचने लगा। उधर पोस्टमार्टम के बाद शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया और रिश्तेदारों ने भी उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस केस के 24 घंटे बाद एक नया मोड़ आया जब वहाँ के पुलिस को राजेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। उस समय भोपाल पुलिस के नए एसपी अखिल पटेल का नीलबाग एरिया था। इन्होंने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो वो भी चौंक गए। रिपोर्ट में लिखा था कि व्यक्ति जलकर नहीं मरा है, इसको गला दबाकर मारा गया है। यानी मौत की वजह आग या धुआं नहीं, उसका गला रेत कर मारा गया है। अब पुलिस उस केस को बंद करने के बजाय उसकी तफ्तीश में जुट गई। तुरंत ली गई वहाँ की सारी फ़ोटो उसने अपने पास बुलवा लिए। सभी फ़ोटो को बारीकी से देखा तो एक फ़ोटो में पता चला कि मरने वाले व्यक्ति की हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं, लेकिन इसका हाथ पैर पूरा फैला हुआ था। और दूसरे फ़ोटो में उसको
ये मिलता है कि उसका सिर्फ मुंह और सीना ही जला था और सब कुछ ठीक था, और उसके हाथ में रस्सी के बांधने के दाग भी बैठे हुए थे। तब पुलिस को शक होने लगी। अब इसका पता लगाने के लिए पुलिस की पूरी टीम जुट जाती है। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि जिसकी मौत हुई है उसका गला घोंटकर हत्या किया गया है। लेकिन राजेश को जब सुसाइड करना था तो उसकी हत्या कैसे हुई और किसने किया? अगर किसी ने गला दबाया तो वो कौन था? अब पुलिस के सामने ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था कि जिसकी मौत हुई है क्या वो राजेश भी तो नहीं हो सकता है? अगर ये राजेश नहीं है तो आखिर वो कौन था? अब पुलिस ने उसका फ़ोन नंबर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन नंबर कहीं नहीं मिला। फिर पुलिस उसके रिश्तेदारों के पास गई तो उसका एक नंबर तो मिला, लेकिन फ़ोन करने के बाद बंद आ रहा था। फिर उसका लोकेशन ट्रैक किया तो पता चला कि उसकी आखिरी लोकेशन भोपाल ही है। फिर जब उसके नंबर का कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि एक नंबर पर बहुत ही बार बात हुई है, उसके बाद ही सिम कार्ड बंद किया गया है। लेकिन जिस नंबर पर ज़्यादा बात हुई है उस नंबर का डिटेल्स निकाला तो पता चला वो नंबर था निहाल नामक व्यक्ति का। अब पुलिस के सामने निहाल को खोजने की चुनौती थी और मन में सवाल ये भी आ रहा था कि कहीं निहाल तो ही नहीं मारा गया है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। फिर पता चला कि निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। वो राजेश की मकान पर किराए पर रह रहा था और कुछ दिनों से वो इस मकान को छोड़ के दूसरे मकान पर शिफ्ट हो गया था। अब पुलिस की जांच में निहाल का लोकेशन गुजरात से आ रहा था। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात भेज दी गई और उसको मौके पर ही दबोच लिया। फिर उसको करक कर पूछने लगी। तब उसने जो कहानी बताई वो बेहद ही चौंका देने वाली कहानी बताई। निहाल ने बताया कि जेल से वापस आने के बाद राजेश बहुत ही उदास और इमोशनल रहता था। वो ये सब बातें उसके साथ फ़ोन में कह रहे थे। पिता के मौत के बाद उसको लगा कि शायद ही वो कभी जेल से निकल पाएंगे, इसलिए उसने एक ख़तरनाक साजिश रची जिसमें उसने मुझे बोला था कि वो दुनिया के सामने मर जाएगा लेकिन वो असल में ज़िंदा रहेगा। इसके लिए उसने कई क्राइम सीरीज़ भी देखी थी, जिसके बाद उसने एक खौफनाक आइडिया निकाला और 23 जून को अपनी माँ को पूजा करने के लिए घर से बाहर भेज दिया था। 29 जून को पैरोल ख़त्म होने के बाद भी उसे जेल ना जाना पड़े, इसलिए 28 जून को ही अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति को मारकर वो वहाँ से फरार होने के लिए सोचने लगा। इस काम में मदद करने के लिए उसने मुझे बोला था, लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन उसने मुझे 1 लाख रुपए की लालच देकर अपनी तरफ खींच लिया और मुझे कुछ पैसे एडवांस भी दे दिए थे, जिससे मैं उसके पैसों की लालच में आ गया। और उसने पहले तो मेरा फ़ोन और अपना फ़ोन घर में ही छोड़कर शाम को बाहर निकल गया और एक पेट्रोल पंप के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी उसके साइज़ का, उसकी ऊंचाई और फेस सेम मिल रहा था एक व्यक्ति उसको मिल गया और उसने उसके साथ दोस्ती भी कर ली थी और उसकी दोस्ती उतने में बहुत ज़्यादा गहरी हो गई। फिर उस व्यक्ति को राजेश ने पार्टी करने के लिए अपने घर बुलाया। बोला कि मेरे घर में कुछ कमी नहीं है, चलो हमारे घर जाके पार्टी करेंगे, शराब पियेंगे। वो गरीब मजदूर था, खाने और शराब के लालच में वो राजेश के साथ चला गया। जो व्यक्ति उन्हें पेट्रोल पंप पे मिला उसका नाम राजू था। राजू उन दोनों के साथ उसके कमरे में चल पड़े। कमरे में जाने के बाद पहले तो इन दोनों ने उसको खूब शराब पिलाया, इतना शराब पिलाया कि वो होश खो बैठे। फिर राजेश ने उसका गला दबाकर हत्या कर दिया और वो खुद एक सुसाइड नोट लिखने लगा जिसमें वो कहानी लिखी थी। फिर उसने उस व्यक्ति का हाथ पैर बांध दिया ताकि अगर वो ज़िंदा भी हो तो जलने के बाद ज़िंदा ना बचे। फिर उसने घर के सारे किताब पेपर जो कुछ भी थे सबको उसने उस व्यक्ति के ऊपर डाल दिया और बाहर जाकर बाइक से पेट्रोल निकालकर छत के ऊपर से पेट्रोल डाल दिया। और वो दोनों गेट से नहीं निकलता है, छत के ऊपर से निकलता है। छत के ऊपर को तोड़ के
ऊपर से एक माचिस की तीली फेंक देता है, जिससे पूरे घर में आग लग जाती है और वो दोनों वहाँ से फरार हो जाता है। साजिश के तहत राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड लिया और वहाँ से साउथ इंडिया के तरफ निकल पड़े और वहीं निहाल गुजरात आ गया था। अब पुलिस ने निहाल के उस कहानी के बाद उस मृतक व्यक्ति का पता लगाने लगे कि ये कहाँ का रहने वाला है और कौन है। लेकिन ये सच हो गया था कि उसका नाम राजू है, क्योंकि राजू की पत्नी 28 जून के रात ही उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अलावा पुलिस ने मृतक की पत्नी को राजेश के घर ले गई तो राजेश की चप्पल देख के उसकी पत्नी पहचान गई कि ये उसका ही पति है। ये जानकर पुलिस अब जांच में तेजी से जुट जाती है। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई थी, लेकिन जब तक राजेश आंखों के सामने नहीं आ जाता जांच अधूरी थी। अब पुलिस को यकीन था कि राजेश निहाल से एक न एक दिन ज़रूर कांटेक्ट करेगा और हम उसे दबोच लेंगे, और पुलिस उसका इंतज़ार करने लगी। इस तरह अगले ही दिन राजेश का फ़ोन निहाल के पास आ ही गया। पुलिस के मौजूदगी में ही निहाल ने राजेश से बात करने लगा। राजेश ने वहाँ के हालात के बारे में पूछने लगा और कहने लगा वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो निहाल ने बताया नहीं, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला है। इसके बाद राजेश ने कहा कि चेन्नई में उसे कुछ मदद चाहिए, अगर कोई दोस्त हो तो बताओ। इस पर निहाल ने कहा कि वो उसे जल्दी ही बताएगा। इसके बाद फ़ोन कट हो गया। इसके बाद पुलिस ने भी राजेश को पकड़ने के लिए पूरी फिल्मी कहानी बनाने लगी। इसके तहत पुलिस के कुछ टीमों को चेन्नई भेजा गया और वहाँ पर लोकल व्यक्ति जैसे रहने को बोला गया। इस तरह निहाल ने चेन्नई में रहने वाले एक दोस्त का जिक्र करके उसको एक व्यक्ति का नंबर भेजा, जो कि वो एक पुलिस वाला था। जिसका नंबर भेजा वो एक पुलिस वाला था और राजेश पुलिस वाले को निहाल का दोस्त समझकर अच्छे से बात करने लगे थे। पुलिस भी पता नहीं चल रहा था कि ये लोकल व्यक्ति है या फिर पुलिस वाला है। वो भी वहीं चेन्नई के लोगों के जैसा लुंगी और सफ़ेद कपड़े में सर पर टीका लगाए घूम रहे थे और राजेश भी वैसे ही घूम रहा था। फिर पुलिस और राजेश की फ़ोन में बात करते हुए राजेश ने बताया था कि वो सफ़ेद कपड़े में और टीका लगाए हुए और उस जगह का लोकेशन भी भेज दिया था जहां मिलने को बुलाया था, और पुलिस टीम भी वहां पहुंच गई थी। फिर राजेश भी वहां पहुंच जाता है और राजेश पकड़ा जाता है। इस तरह पुलिस की टीम ने एक ब्लाइंड मर्डर केस की खुलासा करते हुए 8 जुलाई 2019 को पूरे केस की कहानी मीडिया के सामने बताई थी। इस केस के बारे में खुद ही आईपीएस अखिल पटेल कहते हैं कि ये केस कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला था, लेकिन जब बारीकी से केस की जांच हुई तो ये कहानी सामने आई और राजेश को फिर से सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और उसके साथ कानूनी कार्रवाई जारी है। अब उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।